गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसी क्रम में हम संस्कृत भाषा को पढ़ने से पहले भी हम उसके वर्णों को जानते हैं। आइए अब हम वर्णों के ऊपर हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा में, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन सा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बनता है, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। फिर उसके बाद हम व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वर्णों के ऊपर विचार करते हैं। तो सबसे पहले वर्णों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले भाषा को देखते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा की डेफिनेशन क्या है। तो भाषा की डेफिनेशन संस्कृत में बताई गई है, भाष्यते अनया इति भाषा। यानी कि भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। भाष्यते का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। अनया का मतलब होता है जिसके द्वारा। भाष्यते का मतलब अभिव्यक्त करना, अनया का मतलब जिसके द्वारा। यानी कि जिसके द्वारा हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने या संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपने मंतव्य को अर्थात अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है या उसे बताता है या अभिव्यक्त करता है, तो जो बताने का माध्यम है उस माध्यम को क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो या तो वो आपस में बोल कर भी बात कर सकते हैं, लिख कर भी बात कर सकते हैं, या फिर संकेतों या इशारों के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। तो जो बात करने का जो माध्यम है, जैसे बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से, तो ये माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है। अब भाषा के बाद दूसरी बात आती है लिपि। कि लिपि क्या होती है। यानी कि पहली तो चीज़ है भाषा। यानी कि जब व्यक्ति अपने बात को या अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करता है तो अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति जो अपनी बात को अभिव्यक्त लिख कर के करे तो वो लिखने का माध्यम हो गया। तो जब वह लिख कर के करता है तो वो जो लिखने का तरीका है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब जब व्यक्ति अपने मंतव्य को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो वह माध्यम लिपि कहलाता है, लिपि कहलाती है। यानी कि जब व्यक्ति अपनी बात को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो जो लिखने का माध्यम है वो लिपि कहलाता है। ठीक है। ये दो बातें हो गई। सबसे पहली भाषा, यानी कि जब व्यक्ति अपने मंतव्य को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास संप्रेषित करता है, अभिव्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। और जब वह माध्यम लिखना हो
यानी कि जब वह लिख कर के अभिव्यक्त करे तो वह माध्यम लिपि कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम कि जो व्यक्ति लिखेगा तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि लिखने में वर्ण ही तो काम देते हैं, यानी वर्णों के हम बिना हम लिख भी नहीं सकते। जब वर्णों का ज्ञान ही नहीं हो तो हम लिखेंगे या पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम वर्ण को देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की डेफिनेशन क्या है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो अक्षर की डेफिनेशन होती है न क्षरति इति अक्षर है। न का मतलब होता है नहीं, क्षरति का मतलब होता है क्षरण होना, ठीक है, या टुकड़े होना। तो कहने का मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हम यदि हम इसको डेफिनेशन के रूप में रखें तो हम कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रखें हम, जैसे कै, मैं, है, ए, छोटी ई, ए आदि, ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। क्योंकि जैसे हम कै है, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही आधे हैं, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कै हुआ, मैं हुआ, फै, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। और जैसे ई, ए, इनके भी हम नहीं कर सकते। जैसे हम समझने के लिए हम एक शब्द लेते हैं राम, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े कैसे होंगे, जैसे रे हो गया, रे में क्या मिला हुआ है, आ, इसके बाद मैं, और इसमें भी मैं में भी क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो इन चार वर्णों से मिलकर क्या बना है, ये राम शब्द बना है। तो हमने राम शब्द के तो टुकड़े कर दिए, लेकिन क्या हम रे के टुकड़े कर सकते हैं, इस आ के, या मैं, या फिर इस ए के टुकड़े कर सकते हैं, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। इन सभी को हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ये बात अलग है कि ये तो आ और ए स्वर वर्ण कहलाते हैं और रे और मैं व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके बाद हम वर्णों के ऊपर बात करते हैं कि वर्ण के टाइप्स क्या होते हैं। वर्ण के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि वर्ण के प्रकार। कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है स्वर वर्ण, जिसे हम संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच। और नंबर सेकंड है व्यंजन वर्ण। नंबर सेकंड है व्यंजन वर्ण, जिसे हम हल वर्ण कहते हैं। जो ये नंबर फर्स्ट है अच, नंबर सेकंड है हल, यानी कि स्वर, और नंबर सेकंड व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक
देख लीजिए, आप साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट भी करते जाइए। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना स्पष्ट। इसको ऐसे कैसे नोट कर लेना आपने नोटबुक में। ओके, हम इसके आगे चर्चा करते हैं नंबर 1 पे, स्वर वर्ण। यानी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वरों के टाइप्स या इस प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है स्वर, यानी कि अच। किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले हम स्वर के ऊपर चर्चा करते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर यानी कि अच के देखते हैं। इसकी परिभाषा होती है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यानी कि स्वयं राजन्ते, स्वयं का मतलब होता है, समझ गए होगा आप, स्वयं या अपने आप, राजन्ते राज करते हैं, राज करते हैं, यानी कि जो स्वयं ही राज करते हैं। यानी कि जो वे वर्ण जो सभी वर्णों पर स्वयं ही राज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। ये हम इसे हम डेफिनेशन के रूप में रखें तो भाषा के वे वर्ण जो स्वयं राज करते हैं, अर्थात किसी दूसरे वर्ण के साथ मिलकर पूर्ण वर्ण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे वर्ण जो किसी वर्ण के साथ मिलकर उस वर्ण को पूर्णता प्रदान करते हैं। वे वर्ण जो किसी वर्ण के साथ मिलकर उस वर्ण को पूर्णता प्रदान करते हैं उन्हें स्वर यानी कि अच वर्ण कहते हैं। यानी कि वे वर्ण जो किसी वर्ण के साथ मिलकर उस वर्ण को पूर्णता प्रदान करते हैं उन्हें स्वर या अच वर्ण कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, जैसे राम शब्द है, इसके हमने ऊपर टुकड़े किए थे, पहले रे और आ, यानी कि जो ये एक वर्ण है ये स्वर है। यानी कि जो ये वर्ण व्यंजन वर्ण है, इसमें जो ये वर्ण मिला तो ये पूरा शब्द बनता है रा। यानी कि हमने रे शब्द को हमने पूर्णता मिल गई यहाँ पर। यानी कि जब इस रे में ये वर्ण यानी कि स्वर मिल गया तो ये रा पूरा बन गया। इसी प्रकार जैसे मैं है, इसमें ए मिला तो ये मैं भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी कि ये जो ए स्वर है इस मैं में वर्ण में मिला तो ये मैं को पूर्णता मिल गई। यानी कि ये जो ये मैं है ये पूरा बन गया। यहाँ हलंत लगा हुआ था तो ये आधा था, यहाँ ए स्वर मिलते ही ये मैं पूरा हो गया। यानी कि मैं को हम यहाँ पर पूर्णता मिल गई तो ये ए क्या कहलाएगा, यहाँ पे स्वर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आ है ये क्या होगा, ये स्वर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। साथ में जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट भी करते जाइए अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये मैंने पूरा पेज का दिख रहा है ना सभी को, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो पूरा ऐसे कैसे आप नोट करते जाइए।
तो जो ये मैंने पूरा पेज लिखा है इसको आप नोटबुक में नोट करते जाइए। ठीक है, यहाँ हमने देखा सबसे पहले भाषा, यानी कि जो व्यक्ति अपने मंतव्य को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है या संप्रेषित करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। जब यही माध्यम लिखने का हो तो जो लिखने का जो माध्यम है इस भाषा को हम लिपि कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण, यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े न कर सके उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। जैसे क, मैं, फे, ए, ई, ए इत्यादि वर्ण, ये सभी क्या हैं, वर्ण कहलाएंगे। अब हम आगे बात की हमने स्वर की, यानी कि वर्णों के टाइप्स की, वर्ण के प्रकार की। तो उसमें सबसे पहला प्रकार था स्वर और नंबर सेकंड है व्यंजन। तो हमने स्वर को यहाँ पर हमने देख लिया, यानी स्वर वर्ण की हमने डेफिनेशन देखी कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं और स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर यानी कि अच वर्णों के प्रकार। ठीक है, यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, ये हम 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है ह्रस्व, जिसे हम लघु कहते हैं स्वर। नंबर सेकंड है दीर्घ स्वर और नंबर थर्ड है प्लुत स्वर। ठीक है, यानी कि स्वरों के कितने प्रकार हो गए हैं, 3 प्रकार हो गए। नंबर फर्स्ट है ह्रस्व या लघु स्वर, नंबर सेकंड है दीर्घ स्वर और नंबर थर्ड है प्लुत स्वर। ठीक है, तो हम नंबर जो सबसे फर्स्ट है उसको लेते हैं हम ह्रस्व या लघु स्वर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। यानी कि जो ये स्वरों के प्रकार हैं ये हम देख रहे हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट है ह्रस्व या लघु स्वर। और जो ये तीनों प्रकार हैं ये उच्चारण के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिन्हें बोलने में ह्रस्व से थोड़ा सा अधिक स्वर समय लगे वो दीर्घ स्वर होते हैं, और जिन्हें बोलने में जिनका उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता हो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हम फर्स्ट देखते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। इसकी डेफिनेशन होगी वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में, यानी कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में, वर्ण जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं कि लघु स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वो देखिए ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी।
कहने ये 1 2 3 4 5 कहने का मतलब लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में लघु स्वर 5 होते हैं। ए, ई, उ, री, ली, यानी कि इनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, री, ली, इनका उच्चारण करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बजाय कि दीर्घ और प्लुत स्वरों के। ठीक है, तो इस प्रकार लघु स्वर संस्कृत में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली। ठीक है, नंबर सेकंड देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, वे स्वर वर्ण वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ऋस्व या लघु स्वर से अधिक समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ऋस्व या लघु स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो थे ह्रस्व स्वर, इनको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें उच्चारण करने में या जिनका उच्चारण करने में इन स्वरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार लघु स्वरों की संख्या 5 होती थी, उसी प्रकार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और 8 ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इसी प्रकार हम इनका उच्चारण करते हैं। जैसे हमने बोला ए, तो इसका उच्चारण करने में कम समय लगा। और इसी प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं आ, तो इसकी अपेक्षा इसका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगा। तो कहने का मतलब यह है, जिनमें कम समय लगता है वो ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं, और जिनमें का उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो ये 8 या 8 वर्ण हैं, 8 स्वर हैं, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इनका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है अपेक्षा की इनके इनकी अपेक्षा इनमें अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब इनको नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ। चाहे तो आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर थर्ड, प्लुत स्वर। नंबर थर्ड है प्लुत स्वर। वैसे हम भाषा की बात करें, यानी कि जो वर्तमान समय में जो प्रचलित संस्कृत है, यानी कि लौकिक संस्कृत है, इसमें मूल रूप से ये 2 स्वर ही काम दे आते हैं। नंबर ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इस प्रकार 5 तो ये ऋस्व स्वर और 8
दीर्घ स्वर। इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। तो मूल रूप से स्वरों की संख्या इतनी ही होती है। लेकिन यदि हम वैदिक संस्कृत की बात करें, जो प्राचीन संस्कृत भाषा है, प्राचीन है, उसमें एक थर्ड टाइप और हुआ करता था, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर और लघु स्वर, इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखें, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ऋस्व और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लुत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है, ये नोट डाल के लिखोगे, यानी इसमें एक विशेष बात है। देखिए, जो प्लस स्वर है इसमें एक विशेष बात है, यानी कि हम प्लस स्वर को कैसे लिखते हैं, इसकी एक विशेष पहचान चिन्ह होता है। यानी कि प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए किसी भी स्वर वर्ण के बाद में ये वाला चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्लस स्वर को दर्शाने के लिए किसी भी स्वर वर्ण के बाद में ये 3 का जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है। अब ये क्यों लगाया जाता है वो भी देखो, क्योंकि लौकिक संस्कृत, जो वर्तमान समय में हम संस्कृत पढ़ते हैं, ये लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लौकिक संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग केवल प्राचीन, या जिसे हम वैदिक भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत भाषा में किया जाता था। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए किसी भी स्वर वर्ण के बाद में ये 3 के जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि
लौकिक संस्कृत में, यानी जो वर्तमान समय में हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग केवल जो प्राचीन काल की संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी उसी में ही किया जाता है। इसका कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। यानी जो ये मूल रूप से 5 तो ऋष्य स्वर और 8 दीर्घ स्वर इनके साथ ही प्रयुक्त होता है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे ए के बाद लग गया, ई है इसके बाद में ये लगा दिया, ऊ है इसके बाद में लग गया, री है इसके बाद में लग गया, री है इसके बाद में लग गया। यानी कि ये तो पांचों क्या हो गए, ह्रस्व या लघु स्वर, इनके आगे लग गया। अब इसकी इसी प्रकार जो दीर्घ स्वर है उनके देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के बाद री, ऋषि के बाद में ए, आई, ओ के बाद में लग गया और ये औ के बाद में लग गया। तो इस प्रकार ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार जो है 13 वर्ण है, ठीक है, इनके बाद में इसका प्रयोग होगा। इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, ओम पढ़ा है। जैसे ये ओ के बाद में लग गया तो ये जो ये ओ है ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। क्या हो गया, प्लुत हो गया। तो हम इसके जो विच्छेद है, इसके टुकड़े हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक वर्ण तो ये हो गया, मैं हो गया और ए हो गया, ठीक है। तो जो ये वर्ण है ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो ऋस्व में तो कम समय लगा, दीर्घ में थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगा, तो जो ये प्लुत स्वर है इसमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा। जैसे हमने ऋस्व स्वर है ए है तो इसका हमने उच्चारण किया ए, तो कम समय लगा। इसी प्रकार दीर्घ स्वर का वर्ण है आ, तो इसका हम उच्चारण करेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, और इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा ओम। यानी कि इसका उच्चारण करेंगे तो हम और ज़्यादा समय लगा, जैसे ओम, तो इस थोड़ा ज़्यादा समय लगा ना अपेक्षा की ऋस्व और दीर्घ से, ठीक है। यानी कि आज हमने सबसे पहले स्वरों के टाइप्स देखे, जिसमें पहला है ऋस्व स्वर, यानी कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, ऋस्व स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 5 होती है। नंबर सेकंड दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु या ऋस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या भी 8 होती है, 8 होती है। इस प्रकार 5 तो ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर, दोनों को मिला करके कुल संख्या कितनी हो जाती है, 5 + 8 = 13। इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो जाते हैं संस्कृत भाषा में, 13 हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 30। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार नंबर थर्ड देखा हमने प्लुत स्वर, यानी कि इनका उच्चारण करने में ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। लेकिन जो ये प्लस स्वर होता है इसका जो वर्तमान संस्कृत है, लौकिक संस्कृत, इसमें प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग केवल जो प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा पढ़ी जाती थी, जिसमें हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं जैसे वेद, उपनिषद, पुराण ये इत्यादि लिखे गए हैं, उन्हीं में इसका प्रयोग
होता था। ठीक है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये जो प्लुत स्वर है, जो ये 13 वर्ण हैं, यानी कि 5 तो ऋषि स्वर और 8 दीर्घ स्वर, इनके साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता। इसका उच्चारण करने में इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, यदि जो चीज़ आज के टॉपिक में समझ में नहीं आई, कृपया कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। ओके, एक बार ये दोबारा और देख लीजिए और आप इसको नोट डाउन करके रखें पेज को, ऐसे कैसे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं नोटबुक में। ओके, धन्यवाद।